तारीख को विज्ञान का पेपर है? कब है? 4 को है ना। 4 से पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्या? पूरा का पूरा विज्ञान डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अध्याय से प्रयास करेंगे कि अंतिम अध्याय तक हम डिस्कस कर लें। पहला अध्याय क्या है बालक? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले अध्याय को अब क्वेश्चन लेके चलेंगे कि क्वेश्चन के तौर पर किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले अध्याय में तो सबसे पहले आप जानिए कि यदि R है और R से क्या बन रहा है? P। तो R रिएक्टेंट होता है ना, अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। और अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो यदि कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हो? नए उत्पाद का निर्माण करते हो, क्या कहते हो? रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। क्या कहते हो? रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। और इससे जिस समीकरण के द्वारा हम दर्शाते हैं उस समीकरण को आप क्या कहते हो? रासायनिक समीकरण कहते हो। जैसे आपको पता है ना, C+O2 CO2, C+O2 क्या होता है? CO2 होता है। अब आप बात करोगे सीधे सीधे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की आप बात करेंगे तो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको आप संयोजन अभिक्रिया कहते हो। क्या कहते हो बालक? संयोजन अभिक्रिया कहते हो। आप याद रखिएगा A+B बराबर C, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। C+O2 इज इक्वल टू CO2। ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। जो दूसरी अभिक्रिया है वो क्या है बालक? वियोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में आप बताओगे A से क्या बन रहा है? B+C बन रहा है। अब आप बताओगे A से क्या बन रहा है? B+C बन रहा है। तो एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। क्या कहते हो? वियोजन अभिक्रिया कहते हो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करें हम तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये एकल अभिकारक है ना। कितने उत्पाद निर्मित हुए? 2 उत्पाद निर्मित हुए। तो इसको क्या कहते हो? वियोजन अभिक्रिया कहते हो। क्या कहते हो? वियोजन। तीसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। आप पढ़े हो कि यदि अधिक सक्रिय तत्व है तो अपने से कम सक्रिय तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और विस्थापित करके क्या कर देता है बालक? अलग कर देता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हो? विस्थापन अभिक्रिया कहते हो। जैसे कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या है? आयरन है, लोहा है ना। तो ये आयरन इस कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्या बनेगा? FeSO4+Cu। तो ये क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और चूंकि एक अभिकारक का विस्थापन हो रहा है तो इसे एकल विस्थापन भी आप कह सकते हो। अगर इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि AB+C बराबर AC+B। तो विस्थापित हुआ ना। C किसको विस्थापित कर दिया? D को विस्थापित कर दिया ना। और इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हो? विस्थापन। चूंकि एक का विस्थापन हो रहा है ना तो आप क्या कहते हो? एकल विस्थापन कहते हो। अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको आप कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में आप याद रखोगे कि AB+CD बराबर AC+BD।
यानी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, दोनों का एक दूसरे से क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। C किसको विस्थापित कर रहा है, D को, और B किसको विस्थापित कर रहा है, C को। A के साथ C जुड़ गया और B के साथ क्या जुड़ गया, D जुड़ गया, तो दोनों का विस्थापन हो रहा है ना, N वाला और O वाला, तो क्या हो गया, द्विविस्थापन हो गया ना। सीधे सीधे आप सोडियम सल्फेट पढ़े हो बालक, Na2SO4, और इसकी अभिक्रिया यदि हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, आप बताओ बेरियम सल्फेट बनता है कि नहीं बनता है, और इसके साथ NaCl निकलता है ना, और यही संतुलित करना सीख लो। क्लोरीन कितना, 2, यहाँ कितना, 2 से गुणा करा दें, 2 एक कम, सोडियम 2 एक कम, आप बताओ सोडियम 2, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, यानी यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो आप देखो हमने संयोजन जाना, वियोजन जाना, विस्थापन में एकल विस्थापन और द्विविस्थापन जाना। अब आप जानोगे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या जानोगे, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया जानोगे। उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती हो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो, मुक्त हो, उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित हो उसको क्या कहते हो, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हो। अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखोगे बालक, इसको अपच, योपच या अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हो। REDOX, रेड फॉर रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन यानी अपचयन। अब देखो ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, क्या कहलाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, क्या कहलाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, क्या कहलाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो, क्या कहलाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, क्या कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन पूछ दे कोई समस्या होगी क्या, ऑक्सीजन का योग हो तो क्या, हाइड्रोजन का ह्रास हो तो भी क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो भी क्या। आप बताओ, ऑक्सीजन का ह्रास हो तो, हाइड्रोजन का योग हो तो, इलेक्ट्रॉन का योग हो तो, और यदि दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक साथ हो रही है, कौन कौन सी, ऑक्सीकरण और, तो उसी को क्या कहते हो, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ घटित होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हो। अगला प्रकरण है बालक, इसमें विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। तैलीय पदार्थ हम खाते हैं ना, आयली पदार्थ खाते हैं, तो आयली पदार्थ यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाए, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी हमने बताया ना ऑक्सीजन का योग हो क्या कहलाता है, तो जब तैलीय पदार्थ ऑक्सीजन के योग से ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो उनका स्वाद जो है वो विकृत हो जाता है। स्वाद क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। विकृत गंधिता, स्वाद क्या हो गया, विकृत हो गया।
और विकृत, विकृत यानी बेकार हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। तो क्या विकृत हुआ? गंध। तो गंध बदल जाता है ना। आम भाषा में आप देखते हो ना, भोजन अरुआ गया है कहते हो, तो क्या होता है? उसका गंध बदल जाता है ना। और गंध बदल गया, उसी को क्या कहते हो? विकृत गंधिता कहते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन को अवशोषित करके क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रकरण है संक्षारण। क्या है बालक? संक्षारण। कोरोजन बोलते हो। लोहा है ना, लोहे में जंग का लगना, यानी किसी धातु, कोई भी धातु है वो नमी और आर्द्रता को क्या करता है? अवशोषित करता है, और अवशोषित करके विकृत होने लगता है, अपक्षयित होने लगता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परतों का चढ़ना। पीतल आप यूज करते हो ना, अभी महाशिवरात्रि में जल चढ़ाए हो ना, देखना अंदर साफ नहीं किए होगे बढ़िया से, हरी हरी परतें लगी रहती है ना, उसको बेहतर से साफ करते हो। फिर तो पीतल पे हरी परतों का क्या होना? चढ़ना। और इस संक्षारण से कैसे बच सकते हैं? एक तो पेंट कर दो, पहला क्या कर दो? दूसरा उसको आयन में डुबा दो, क्या कर दो? तीसरा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण यानी यसद लेपन ना, गैल्वेनाइजिंग इंग्लिश में बोलते हो, यानी हम जस्ता जिंक की क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं। टीनिंग भी करते हो, टीनिंग यानी टीन की परत चढ़ाते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बच सकते हैं। इसके साथ पहला अध्याय क्या होता है? समाप्त होता है। दूसरा अध्याय की तरफ बढ़ते हो। दूसरा अध्याय क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल क्या होता है? अर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? H+ आयन दें, उनको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को देखोगे तो ये जलीय विलयन में क्या देता है? H+ Cl-। तो H+ दे रहा है तो ये क्या है? अम्ल है। और वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? OH- आयन दे, वो क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। और अम्ल और क्षार को मिला दिए, अम्ल और क्षार को मिला दिए तो अभिक्रिया उदासीनीकरण और क्या बन गया? लवण का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? लवण का निर्माण हो गया। साधारण लवण कहते हो ना NaCl को, या सामान्य लवण कहते हो। तो अम्ल, क्षार और लवण तीनों को हम समझ गए। अम्ल क्या है? स्वाद में कैसे होते हैं अम्ल? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अर्हेनियस साहब एक वैज्ञानिक है जिनके अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? H+ आयन दें, क्या है? अम्ल है। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन दें, क्या है? क्षार है। और अम्ल और क्षार को मिला दिए तो क्या बन गया? लवण बन गया। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हो? उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हो। तो ये अम्ल, क्षार और लवण हो गया। इसमें देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्मित होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्मित होता है? यह आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि हम जल का योग करें तो क्या निर्मित होगा। दो बातें पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे निर्मित करें, या प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि जल का योग करें तो क्या निर्मित होगा। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले होता क्या है। पीओपी जानते हो ना, सुने हो कि नहीं सुने हो? पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम से। किससे बालक? जिप्सम से। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आप हीट करते हो बालक। क्या करते हो? हीट। और जैसे हीट करोगे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। अब देखो ये जिप्सम है, ये क्या है? जिप्सम है। और ये जिप्सम है और ये क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार होता है तो आप क्या बताओगे? जिप्सम को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो जल के 3/2 अणु मुक्त हो जाते हैं और हमको जो तैयार होता है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट आधा के लिए हेमी शब्द का उपयोग करते हो। क्या करते हो? हेमी। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आधा के लिए कौन सा शब्द वाला? हेमी। और जल के लिए हाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो आप बताओगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप बताओ किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हो? जिप्सम से बनाते हो। क्या करते हैं? जिप्सम को हीट करते हैं बालक। और गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी का हाथ टूट जाए तो देखते हो ना कि हाथ एकदम सीधा रहता है, सफेद सफेद, कुछ उस पे पत्थर जैसा लगा होता है पट्टी के ऊपर, वही क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इस समय घरों का हम क्या करा रहे हैं? इंटीरियर करा रहे हैं ना। सुने होंगे बहुत लोग क्या कराते हैं घर के अंदर? इंटीरियर कराते हैं। तो इंटीरियर में जो सफेद सफेद चिकनी दीवार हो जाती है ना, उस पे हम क्या लगाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। बहुत सारे नक्शा उससे बनाते हैं। और तीसरी बात याद रखिएगा, जो मूर्तियां होती हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, सांचे की मूर्तियां, उनको भी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। हमने एक और बात बोला बालक कि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल जोड़े तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जोड़ दें? जल। आप बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है ना, ये तो रटना ही नहीं है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है ना। हेमी का मतलब वही हम जाने हैं आधा, और हाइड्रेट यानी जल। जल के कितने अणु हैं? आधा अणु है। और इसमें से 3/2 हम क्या जोड़ दें? जल जोड़ दें। आधा और 1.5 कितना हो गया? 2 हुआ ना। अरे आधा और 1.5 2 ही होता है ना। तो क्या हो बन जाएगा बताओ? CaSO4 डॉट 2H2O। यानी फिर से क्या निर्मित हो गया? जिप्सम। यानी जिप्सम से क्या निर्मित होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से क्या निर्मित हो गया? जिप्सम। क्यों निर्मित हो गया? किसको किसका योग किए हम? जल का योग किए। तो जल योजन अभिक्रिया आपसे पूछे जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो आप बताओगे क्या निर्मित होता है? जिप्सम निर्मित होता है। पीओपी से क्या निर्मित होगा? जिप्सम निर्मित होगा। इसको देख लीजिएगा, आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है बालक। अभी जो बताने जा रहे हैं ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा चांस है कि ये पूछा ही जाए। ठीक है, अभी जो अभिक्रिया बताने जाने वाला है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ये अभिक्रिया है कि एथेनोइक अम्ल का स्टरीकरण यदि हम करें, एथेनोइक अम्ल का स्टरीकरण करें तो उसका समीकरण लिखिए। किसका स्टरीकरण करना है? एथेनोइक अम्ल का। एथ यानी कितने कार्बन? 2 कार्बन। एथ यानी कितने कार्बन? 2 कार्बन। CH3 COOH ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है ना। और इसको हम अभिकृत करा रहे हैं एथिल अल्कोहल से। किससे अभिकृत करा रहे हो बालक? एथिल अल्कोहल से। C2H5OH 2 कार्बन के अल्कोहल को एथिल अल्कोहल बोलते हो। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल। और 2 के लिए क्या? एथ। एकल अवंत के लिए क्या? एन। COOH के लिए ओई। तो एथेनोइक अम्ल है।
और आप बता बालक, यदि हम किसकी अभिक्रिया कराएं? अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया आप एल्कोहल के साथ करा रहे हो। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो? एल्कोहल के साथ करा रहे हो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बालक क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब देखो बनता क्या है? CH3 है ना, COO और C2H5। अब देखो ये यहां से टूटता है, CH3COO लिख लोगे ना यहां से? अरे बताओ भाई, ये नहीं लिख लेंगे? बोलो, CH3CO लिख लेंगे ना। और ये टूटा तो क्या निकल गया? H निकल गया ना। और ये टूटेगा बालक तो क्या निकल जाएगा? OH। तो OH और H क्या? H2 क्या निकल गया? जल। और जो बचा वो क्या है? एस्टर है। कौन सा एस्टर है बालक? C2H5 एथिल होता है। क्या होता है? एथिल। और ये CH3COO एथेनोएट। एथिल एथेनोएट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एथिल एथेनोएट। क्या कहते हैं? एथिल एथेनोएट। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? एस्टरीकरण की अभिक्रिया को बताते हो। और ये पूछा जा सकता है, इस अभिक्रिया को एकदम ध्यान रखिएगा कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से यदि हम करा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो जल निकल रहा है और एस्टर प्राप्त होता है। ये आप अभिक्रिया को एकदम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है बालक। पीएच क्या होता है? पीएच को परिभाषित कीजिए। पीएच क्या होता है? तो पीएच जो मान है, पीएच जो मान है बालक, इस पीएच मान में आपको याद रखना है, चाहे वो विलयन अम्लीय हो, चाहे वो विलयन क्षारीय हो, चाहे उदासीन हो, उसकी जानकारी हमको पीएच वैल्यू के आधार पे चलती है। और ये किसका सांद्रता होता है? हाइड्रोजन आयन का। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता होता है, जिसके आधार पे हम बताते हैं कि ये जो विलयन है वो अम्लीय है, ये जो विलयन है क्या है? क्षारीय है, और ये जो विलयन है क्या है? उदासीन है। पीएच पैमाना जानते हो ना? कितने से कितने तक होता है? 1 से 14 तक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 7 क्या होता है बालक? उदासीन। 7 क्या है? उदासीन है। 7 से नीचे अम्लीय। 7 से नीचे क्या? अम्लीय। 7 से ऊपर क्या? क्षारीय होता है। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है बालक, पीछे 7 क्या है? उदासीन है ना। 7 से नीचे क्या? अम्लीय। 7 से ऊपर क्या? क्षारीय। कोई समस्या है क्या? एकदम नहीं है। तो आप पीएच आपसे पूछे तो आप बताओगे ना कि पीएच जो वैल्यू है वो किसको बताता है? माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता कहते हो ना। और इस सांद्रता के आधार पर ही हम क्या करते हैं? इसको बताते हैं कि ये क्या है। अरे बोलो भाई, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है? ये पीएच पैमाना के आधार पे हम बताते हैं। और दूसरा बात, आप सूचक से भी सूचना प्राप्त करके बताते हो कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, और ये क्या है? उदासीन है। जैसे लिटमस है, नीला लिटमस है, और उसको किसी विलयन में डुबोएं, लाल हो जाए तो विलयन कैसा है? लाल लिटमस है, उसको किसी विलयन में डुबाएं और नीला हो जाए तो कैसा विलयन है? क्षारीय है। तो लिटमस हमको जानकारी देता है ना। तो ऐसे बहुत सारे सूचक होते हैं जो हमको अम्ल और क्षार के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्रदान करते हैं। यदि सूचक की बात करो
और एक से अधिक सूचक को एक साथ हम मिला लें तो उसको सार्वत्रिक सूचक कहते हो। क्या कहते हो? सार्वत्रिक सूचक कहते हो। अगला प्रश्न देखते हैं बालक। देखो, आपसे पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करें। सोडियम बाइकार्बोनेट सुने हो? धावन सोडा, धावन सोडा और बेकिंग सोडा पढ़े हो ना? धावन सोडा बेकिंग सोडा पढ़े हैं ना? आप बताओ, बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3। इसको क्या कहते हो आप? सोडियम कार्बोनेट। सामान्य नाम क्या कहते हो? धावन सोडा। अरे एक खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा कहते हो ना? पहले खाओगे तब धोओगे ना। आप बताओ, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। और आप सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को क्या कहते हो? बेकिंग सोडा। और दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, इसको क्या कहते हैं? धावन सोडा। अब आप भूल जाओ, मान लो कि कौन बेकिंग सोडा था, कौन धावन सोडा था, दोनों तो लगभग समान ही है ना। तो आप याद रखना, पहले पकाएंगे फिर धोएंगे ना। बेक यानी पकाना, कंसेप्ट याद रखिएगा। बेक यानी पकाना। तो आप बताओ, पहले क्या पकाना कि पहले धोना? अरे बोलो शिवम, पहले पकाना कि धोना? पकाना ना। तो आप पकाओगे, पहला तत्व तो क्या? हाइड्रोजन। पहला तत्व तो क्या वाला? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है कि नहीं है इसमें? है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे ब्रेन में रखिएगा कि पहले हम पकाएंगे। क्या करेंगे? पकाएंगे। और पकाएंगे तो पहला ही तत्व तो क्या होगा? हाइड्रोजन है ना। तो इसके नाम में हाइड्रोजन आ जाए तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको क्या कहते हो? बेकिंग सोडा। और पका लिए उसके बाद धो उसको, तो धावन सोडा ना, इसमें कहीं हाइड्रोजन आ रहा है क्या? तो बाद वाला है ना, तो इसको सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सोडियम कार्बोनेट। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो इसका बहुत ही सामान्य विधि है। आपसे क्या पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो इसको सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिकृत करते हो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी अभिक्रिया करा रहे हो? सोडियम कार्बोनेट की। किसके साथ? और किसके साथ? और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिकृत करा रहे हो। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको संतुलित करना। सोडियम कितना? 2 एक कम। हाइड्रोजन कितना? 2 एक कम। कार्बन कितना? 1 और 1 2 एक कम। ऑक्सीजन 3 1 4 और 4 2 2 तिहाई। आप सीधे सीधे बताओगे कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? बेकिंग सोडा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना? विरंजक चूर्ण का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको क्या पढ़ते हो? कैल्शियम ऑक्सी। इसको ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हो ना बालक। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कर रहे हैं?
जल में घोल रहे हैं। कहाँ घोल रहे हैं? जल में घोल रहे हैं। और जल में घोलने के बाद गर्म कर रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है क्या प्राप्त होगा? जल में घोल के क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। पूछा जा रहा है क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ साथ कौन सी गैस बाहर निकलती है? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है बालक। और इसको दूसरे शब्दों में भी आप बता सकते हो कि यदि ब्लीचिंग पाउडर हमको निर्माण करना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? क्लोरीन गैस के साथ करा दें। क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। देख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लीजिएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ अभिकृत करा दीजिएगा? क्लोरीन के साथ। क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर बन गया ना। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है। वी का मतलब निकलना। वी का मतलब रंजक यानी रंग का निकलना। ऐसा चूर्ण जो रंग को क्या कर दे? निकाल दे, उसको क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए है ना, इसमें यदि चाय गिर जाए तो ऐसे साफ करोगे तो साफ होगा क्या? लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके हम उसको साफ करें तो आसानी से वो क्या हो जाएंगे? वो स्टेन जो है, वो रंग जो है वो निकल जाता है और ये फिर से सफेद हो जाएगा, हमारे पहनने योग्य हो जाएगा। दूसरा, विरंजक चूर्ण का प्रयोग आप जल के शोधन में करते हो। किसमें करते हो बालक? तो जल का शुद्धिकरण की बात करो तब भी किसका प्रयोग? विरंजक चूर्ण का प्रयोग। अगर रंग को हटाना है तो भी किसका प्रयोग? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हो। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपसे कई बार पूछा गया है कि धावन सोडा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? धावन सोडा का सूत्र क्या होगा बालक? अरे बताओ हमको, धावन सोडा का सूत्र बताओ क्या होगा? Na2CO3। और जल के 10 अणु भी रहते हैं उसमें। कितने अणु रहते हैं? 10 अणु। नहीं भी बोलते हो ना आप, कभी कभी नहीं बोलते हो 10 अणु हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं। तो आप सीधे यदि किसको प्राप्त कर रहे हो? सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर रहे हो तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? करा देते हैं। क्या प्राप्त होगा? Na2CO3। आप बताओ, इधर ऑक्सीजन कितना? इधर 2 है ना, और 1 3। इधर कितना? 3। कार्बन 1। इधर 1 न वाला। और सोडियम कितना? 2। इधर कितना? 1। 2 1 कम 2। इधर 2 1 कम 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 1 कम 2 2 4 हो गया ना ऑक्सीजन। और यहाँ 3 है, 1 ऑक्सीजन ले लो। आप बताओ हाइड्रोजन कितना? 2 1 कम 2। इधर 1 भी है क्या? तो 2 ले लो। संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? तो आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप धावन सोडा कहते हो। और ये सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3, इसके साथ 10 जल के अणु को जोड़ दो तो Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट पढ़ते हो। 10 के लिए डेका और जल के लिए हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको भी आप क्या कहते हो? धावन सोडा कहते हो। ठीक है, अब बहुत कुछ रहा नहीं गया इसमें। कई बार आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बताओगे ना कि जिप्सम से हम प्राप्त करते हैं। जिप्सम को क्या करना है? गर्म करना है। कितने डिग्री सेल्सियस पे?
100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस। अरे जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री पे ना। तो 100 डिग्री पे क्या करेंगे बालक? गर्म करेंगे ना। और गर्म करेंगे तो उससे जल के अणु निकलेंगे और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा? प्राप्त होगा। तो जब भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना होगा, सीधे सीधे आप बताओगे कि जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म करोगे तो जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाएंगे और CaSO4.12H2 कैल्शियम सल्फेट हेमी, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एनी डाउट? इसमें आप कुछ इफ बट लेकिन किंतु परंतु है क्या? तो इतने प्रश्न तैयार कर लोगे तो अम्ल क्षार और लवण की समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। 2-4 प्रश्न हम MCQ के देखेंगे, ठीक है? 2-4 क्या, जितना देखना होगा आप देखो। कुछ भी प्रश्न जो समस्या आ रही है आप बताओ कितना नंबर प्रश्न समस्या कर रहा है। जैसे आपसे पूछा गया है क्षारीय विलयन का pH मान है। क्या प्रश्न है बालक? क्षारीय विलयन कहा जा रहा है ना, और किस मान की बात हो रही है? तो 1 2 3 4 ऑप्शन दो हमको। पहला ऑप्शन बताओ। 0 है। दूसरा 7। तीसरा 7 से कम। 7 से कम। चौथा 7 से अधिक। 7 से अधिक। अब देखो क्षारीय विलयन पूछा जा रहा है ना बालक। अब आप बताओ जो 7 से कम था वो कैसा होता था? अम्लीय। कैसा था? 7 पे क्या था? उदासीन। 7 से कम है तो क्या? अम्लीय। अब बताओ 7 से अधिक है तो क्या? रटना है क्या? क्या हो गया? क्षारीय हो गया। तो आपसे pH वैल्यू के बारे में पूछा जाए और कहा जाए, आपसे कहा जाए शिवम, कहा जाए कि आप बताओ क्षारीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो 7 से कम बताओगे कि 7 से अधिक बताओगे? 7 से अधिक बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि हम pH पैमाना देखते हैं ना, और pH पैमाना में जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। क्यों? उदासीन होता है। उदासीन होता है। ठीक है। अब उदासीन pH मान बताना है। हम 4 pH मान दे रहे हैं और बताना है कि उदासीन कौन है। 0 4 6 और 7। बताओ कौन सा है? 7 है जी। हम तो सिर्फ 0 बताओगे तुम सब। क्या है? 7 ही है। 7 pH मान होगा तो आप क्या कहोगे? उदासीन कहोगे। अब देखो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार आपसे पूछा जाता है। कौन इसमें प्रबल क्षार है, कौन इसमें दुर्बल क्षार है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन है, और 4 ऑप्शन है। आप चारों ऑप्शन को जरा सा बताइए हमको। आपको प्रबल क्षार चयन करना है ना। प्रश्न संख्या 2 आप बताओ। प्रबल क्षार पूछा गया है ना, ऑप्शन बताओ। पहला CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा बताओ KOH। KOH। तीसरा बताइए MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। चौथा बताइए NH4OH। NH4OH। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो बालक, प्रबल क्षार किसे कहोगे ये समझो सामान्य भाषा में। जब भी आप प्रबल क्षार की बात करते हो ना, तो प्रबल क्षार में मात्र एक बात याद रखोगे, वे विलयन जो आसानी से OH- आयन दे दे, वह क्षारक जो आसानी से क्या दे दे, जितना आसानी से देगा वो उतना ही प्रबल है।
जो जितना आसानी से त्याग देगा OH माइनस वो उतना ही क्या है, प्रबल है। तो इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बहुत ही आसानी से क्या करता है, OH को त्याग देता है। तो ये क्या है, प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार कौन है, KOH है। क्यों है, क्योंकि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन आसानी से क्या कर देता है, त्याग देता है। तो इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। क्या बोला, ऐसे पहचाने होगे KOH को, क्योंकि आप बताओ CaOH का होल ट्वाइस है ना, ये जल में टूटेगा तो Ca पे कितना प्लस, 2 प्लस और इस पे 1 माइनस। तो जो कैल्शियम आयन है बालक, ये दूसरे वर्ग का है ना, दूसरे वर्ग का है, 20 परमाणु क्रमांक होता है ना कैल्शियम का, और जो पोटेशियम है वो पहले वर्ग का है। K पे कितना प्लस, 1 प्लस, OH पे कितना माइनस, 1 माइनस। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसने, इजीली त्याग देगा, ठीक है, आसानी से त्याग देगा। और जब जलीय विलयन में जो क्षार आसानी से OH माइनस दे दिया उसको क्या कहोगे, प्रबल क्षार कहोगे। KOH हो गया, NaOH हो गया, ये क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान कई बार पूछा है साथ, याद रखिएगा इसको। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का क्या पूछा गया है, रासायनिक सूत्र। ये बताओ, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा दो ही है ना, तो पहले खाओगे कि पहले धोओगे, पहले खाओगे ना। तो सोडियम कार्बोनेट तो हमको याद है, और पहला था तो क्या, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को क्या कहते हो, खाने का सोडा। क्या कहते हो, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर कहते हो ना, या बेकिंग सोडा कहते हो। और खा लिए उसके बाद धोओगे ना, सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हो, धावन सोडा। क्या कहते हो, धावन सोडा। तो रासायनिक सूत्र पूछा जाए बता दोगे, कोई भी नंबर का प्रश्न हो पूछ सकते हो। तीसरा, अच्छा देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है। देखो, दुर्बल वही होगा जो आसानी से H प्लस नहीं देगा। अब जैसे HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है बालक। अब हाइड्रोजन साइनाइड है तो ये जो नाइट्रोजन है ये प्रबल विद्युत धनी तत्व है। कैसा है, प्रबल विद्युत धनी तत्व, अरे विद्युत ऋणी तत्व है। कैसा है, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। ये हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अति प्रबलता से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो जल में डुबाओगे तो आसानी से ये H+ आयन नहीं देता है, इसलिए क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। जैसे HCl को यदि जल में डालते हो ये आसानी से किसमें टूटेगा, H+Cl, तो H+ में आसानी से टूट गया तो ये क्या है, प्रबल। और H+ दे रहा है यानी अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का pH मान होगा। देखो, एक विलयन में जो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन का सांद्रण कितना है, 1 × 10⁻⁻12 -12 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि pH मान कितना होगा बालक। क्या कहा जा रहा है, pH मान कितना होगा। तो pH मान इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में वो गलत दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। OH किसको बताता है, क्षारीयता को बताता है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, ये विलयन क्षारीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोलो बालक। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणु सूत्र लिखिए। सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, क्या होता है सूत्र? भूलोगे क्या बालक? NaCO3। अच्छा, विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैसे प्राप्त करते हो आप? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्या कर दो? अभिकृत कर दो। क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा और जल भी बाहर निकलता है ना। और कोई प्रश्न जो रुक रहा हो जाएगा लगभग सभी कर लोगे ना। एक भी अब नहीं छूटना चाहिए इसमें से। कोई प्रश्न में समस्या हो तुरंत पूछ सकते हो। अरे बोलो भाई, कोई समस्या है क्या? आगे बढ़ा जाए। अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो क्या बनेगा? लवण। अभिक्रिया क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपसे यदि पूछा जाए बालक कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप सीधे बताओगे कि अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। आगे बढ़े हम धातु अधातु की तरफ। तीसरा अध्याय है ना, धातु एवं अधातु। अब देखो, धातु और अधातु की बात कर रहे हो ना। प्रश्न भी देखेंगे, थोड़ा धातु अधातु को समझ लेते हैं पहले। धातुएं विद्युत धनी होते हैं। धातुएं क्या होते हैं? सोडियम है बालक, परमाणु क्रमांक कितना? 11, 2, 8, 1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है ना बालक। और बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना त्यागेगा? एक त्यागेगा ना बालक। अगर एक त्यागेगा तो कितना प्लस? तो विद्युत धनी है कि विद्युत ऋणी है? विद्युत धनी है ना। तो धातुएं कैसे विद्युत धनी होते हैं? आप बताओ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 2, 8, 7 हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में कितना? 7। कितना ग्रहण करेगा? तो क्या हो गया? 8। और जो लेता है उस पे कैसा आवेश? जो देता था उस पे कैसा? तो ये विद्युत ऋणी हुआ कि नहीं हुआ? धातुएं कैसे होते हैं? विद्युत धनी। कैसे होते हैं? और धातुएं कैसे होते हैं? विद्युत ऋणी होते हैं। आप बताओ, आप लोग गोल्ड पहनते हो ना, चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है ना। तो धातु में धात्विक चमक होती है। अरे चमकता है ना, दान में नहीं लेने वाला है, मत घबराओ गधो। आधे तो सोच रहे हैं कहीं ले ना लेंगे नहीं, ठीक है। तो गोल्ड चमकता है ना। तो गोल्ड यदि चमक रहा है बालक तो वो उसका एक गुण है, गोल्ड धातु है ना। अब चूंकि आप जो पहने हैं वो सिर्फ गोल्ड ही नहीं है, उसमें और भी मिश्रण है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चमक है ना, दान कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हम मना थोड़े करेंगे। क्या क्या दान ले सकते हैं? सोना चांदी और जमीन ले सकते हैं ना दान में। अरे गिरो मत, सोना चांदी और जमीन ले सकते हैं ना जी दान में। हाँ, सुनो, धातुएं विद्युत धनी होते हैं। दूसरी बात आप बताओगे, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। अब आप बताओ, धातु को पीटेंगे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? लोहा है किधर? लोहा को आप पीटो, आप लोहा को पीटो, बेंच को पीट रहे, आवाज आ रही है ना। तो यानी ये पीटने पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये ध्वनि को होते हैं। आप बताओ, ये वायर देख रहे हो ना, वायर में क्या है? कॉपर है या एल्यूमिनियम है? दो ही उपयोग करते हैं ना सामान्यतः। तो इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी इसे महीन तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं, ठीक है। और धातुओं के पीटने पे ध्वनि उत्पन्न होती है,
और इसे पीट पीट के चादर नुमा रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो पहला बताओगे धातुएं विद्युत धनी होती हैं और धातुएं विद्युत ऋणी होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है और धातुओं में अधात्विक चमक। नहीं पाई जाती। तीसरा बताओगे कि धातुएं ध्वनिक होते हैं यानी पीटने पे आवाज उत्पन्न करते हैं। और धातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। धातुएं आघात वर्धे होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धे का मतलब समझ रहे हो, इसको पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये फैलते जाएंगे। क्या होंगे, चादर नुमा रूप में फैल जाते हैं। देखे हो ना चादर नुमा रूप में, टीन देखे हो ना, बक्सा वगैरह देखे हो ना, या वो शेड बनता है ना, शेड जानते हो ना, तो फैला हुआ होता है ना। तो आप धातु को पीटोगे तो क्या होता है, फैलता है, वो टूटता नहीं है। जैसे अगर नमक है, नमक में वो ढेला बन जाता है ना बीच में, उसको अगर क्या करोगे, फोड़ोगे तो भंगुर हो जाएगा ना। लेकिन जब आप धातु पे पीटोगे तो फैलते जाता है चादर नुमा रूप में। तो धातुएं विद्युत धनी होती हैं, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें तन्यता का गुण होता है। ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं विश्वास है तो वायर पकड़ो, मैं दिखाता हूँ कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी को संदेह है? अरे नहीं, देखो संदेह अगर होगा तो कोई समस्या नहीं है, हमको क्या है, बोर्ड है ही है, वायर है ही है, बस पकड़ा देंगे। क्या जी सिमरन खातून, कोई संदेह है? नहीं है ना? हाँ, अगर होगा भी तो मान लो क्या होगा, अधिक से अधिक 10 लाख का बचत होगा। और क्या होगा, अब देखो, तो ये धातु है बालक, इसके गुण हम जान लिए और इसका विपरीत गुण क्या होता है। एक और गुण याद रखो, धातु सामान्यतः ठोस होते हैं। क्या होते हैं? अरे सोना ठोस ही है ना, चांदी ठोस ही है ना, लोहा दिख रहा है ठोस ही है ना, है कि नहीं है? कॉपर कैसा है, एल्युमिनियम कैसा है, ठोस है। कैसा है? ठोस है बालक। लेकिन एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं होता है, कौन सा? पारा, Hg को क्या बोलते हो? पारा। इसका लैटिन नाम हाइड्रागाइरम होता है। क्या होता है? ये कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। और धातु की बात करोगे तो ये विद्युत ऋणी होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। उसके बाद विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं यानी इसमें विद्युत उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तीसरी बात बताओगे, इनमें अधात्विक चमक नहीं होती। इन्हें पीटने पे आवाज उत्पन्न नहीं होती है। ये सामान्यतः ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में उपस्थित हो सकते हैं। तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। आघात वर्धता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। ये सब क्या हो गए? अधातुएं हो गए। अब हम देखेंगे इसमें से प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ग्रेफाइट, आप बताओ ग्रेफाइट क्या है? अब बोलो। अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है ना ग्रेफाइट। कार्बन के कितने अपर रूप? कौन कौन से? ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फ्लोरीन। हाँ, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन, बकमिंस्टर फुलेरीन, C60 बोलते हो। तो अपर रूप की हम बात नहीं कर रहे हैं बालक, ठीक है। अब ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, डायमंड में होता है क्या? नहीं होता है ना, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे सभी अधातुएं क्या हैं?
विद्युत के कुचालक हैं, सुचालक नहीं है। वो क्या है, अपर रूप है ना, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें अयस्क और खनिज पूछा गया है बालक, बहुत बार पूछा गया है कि अयस्क क्या है और खनिज क्या है, और इन दोनों में अंतर क्या है। अयस्क क्या है और खनिज क्या है, और इन दोनों में अंतर क्या है। अब देखो, अयस्क की बात करते हो ना, तो देखो जिस भी खनिज में किसी भी धातु की यदि प्रचुर मात्रा पाई जा रही है, किसी भी खनिज में यदि धातु की प्रचुर मात्रा पाई जा रही है, उसको आप क्या कहते हो, अयस्क कहते हो। क्या कहते हो, अयस्क। कहाँ से प्राप्त होते हैं ये अयस्क, अर्थ क्रस्ट के। अर्थ क्रस्ट समझते हो, भूमि का जो ऊपरी भाग है ना बालक, ऊपरी परत है, इसी से ये क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जो भी खनिज है और अयस्क है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होंगे। और आप बताओगे यदि धातु की मात्रा इनमें क्या है, अधिक है, तो इसको क्या कहोगे, अयस्क कहोगे। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। खनिज को कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, अर्थ क्रस्ट से, भूपर्पटी से। भूपर्पटी यानी भूमि का जो ऊपरी क्षेत्र है ना, वहीं से इसको हम प्राप्त करते हैं। और इन्हीं से सभी तत्वों को तुम देख पाते हो, जो भी पढ़ते हो ना, तत्व पढ़ते हैं ना, धातुएं पढ़ते हैं ना, कहाँ से प्राप्त होंगे, भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। तो अयस्क और खनिज कई बार पूछा जा चुका है। इन्हें विभिन्न विधियों से हम क्या करते हैं, शुद्धिकृत करते हैं। क्या करते हैं, अब देखो इसमें कई सारी विधियां हैं, एक एक विधि को देखते हैं बालक। जैसे निस्तापन, क्या देखेंगे, निस्तापन। देखो निस्तापन की बात करोगे ना बालक, तापन आ रहा है कि नहीं, तापन और निस्तापन। जो गलनांक है ना, जैसे जल का गलनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी तत्व की बात करोगे तो उसका एक निश्चित गलनांक होता है ना, तो उस तत्व के, उस धातु के गलनांक से हम नीचे तापमान रखते हैं। मान लो किसी धातु का गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो इस गलनांक से नीचे यानी 998, 999 तक जाएंगे, लेकिन 1000 तक नहीं जाएंगे। आप बताओ 1000 तक नहीं जाओगे, वो धातु गलेगा क्या, नहीं गलेगा ना। लेकिन उतने तापमान पे जो भी अशुद्धियां होती हैं वो गल के क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और गल के अलग हो जाएंगी तो आपको शुद्ध रूप से क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा ना। और अभी भी उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, तो उसे भी हम अलग करने का प्रयत्न करते हैं। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को गलनांक से नीचे तापमान पे क्या करते हो, हीट करते हो, गर्म करते हो। और गर्म करोगे तो अयस्क को गर्म कर रहे हो तो जो भी धातु है उसका जो गलनांक है उससे नीचे गर्म कर रहे हो, तो जो अशुद्धियां हैं वो गल के क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगी। और शुद्ध रूप से हमको क्या प्राप्त होगा, वो धातु प्राप्त होता है। और इसमें मुख्य रूप से इसका उपयोग एल्यूमिना के लिए करते हैं। Al2O3 एल्यूमिना के जो भी अयस्क होते हैं उनका सांद्रण हम किसके द्वारा करते हैं, निस्तापन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी अयस्क का सांद्रण करते हैं उसके गलनांक से नीचे ताप पर, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। आप उसे क्या कहते हो, निस्तापन कहते हो। क्या कहते हो, जैसे किसका,
एल्यूमिना का शुद्धिकरण किसके द्वारा करते हैं? निस्तापन के द्वारा। और इससे कौन सा धातु प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम प्राप्त होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला भर्जन है बालक। क्या है? भर्जन है। और भर्जन में भी हम गर्म ही करते हैं। रोस्टिंग जानते हो ना? तलना जानते हैं ना? तो जब भी भर्जन की बात करते हो तो भर्जन में भी हम क्या करते हैं? रोस्टिंग इंग्लिश में कहते हो। और इस भर्जन में हम गलनांक से कम ताप देते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं? गलनांक से कम ताप देते हैं। लेकिन इसमें वायु की मात्रा को प्रवाहित करते हैं। वायु की मात्रा को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। एक नियंत्रित मात्रा को सिर्फ प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियां क्या हो जाए? अलग हो जाए। इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। आप निस्तापन देखे तो किसके लिए हमने बताया? एल्यूमिना के लिए। जब भर्जन देखते हो, कॉपर पाइराइट जानते हो ना? कॉपर पाइराइट, कॉपर सल्फाइड, CuFeS2 कॉपर पाइराइट है ना? कॉपर पाइराइट का यदि क्या करना है? सांद्रण करना है। कॉपर सल्फाइड का Fe2S अगर सांद्रण करना है, Cu2S का सांद्रण करना है तो आप किस विधि के द्वारा करते हो? भर्जन के द्वारा करते हो। भर्जन में हम गलनांक से क्या करते हैं? गलनांक से निचले ताप पर गर्म करते हैं। गलनांक से क्या करते हैं? निचले ताप पर गर्म करते हैं और वायु की नियंत्रित मात्रा को प्रवाहित करते हैं। वायु की नियंत्रित मात्रा को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। और प्रवाहित करने के पश्चात हमको सांद्रित रूप में क्या प्राप्त होता है? अयस्क प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अयस्क प्राप्त होता है। जैसे कॉपर पाइराइट, सूत्र पूछा जा सकता है। ये क्या है? कॉपर पाइराइट है। कॉपर पाइराइट, कॉपर सल्फाइड, इस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा होता है? भर्जन के द्वारा होता है। भर्जन जब भी पूछा जाए तो गलनांक से नीचे ताप देना है और नियंत्रित मात्रा में वायु को प्रवाहित करा देना है। तो हमको अयस्क किस रूप में मिलेगा? सांद्रित रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? सांद्रित रूप में मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। और इस भर्जन प्रक्रिया से किसको आप सांद्रित कर पाओगे? कॉपर पाइराइट को, कॉपर सल्फाइड को सांद्रित कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्षारण कई बार बता चुके हैं ना बालक? हो जाएगा। जो भी प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से उसको याद करना है, ठीक है? याद करने का तात्पर्य क्या है? उसके कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इसको आप सक्रियता श्रेणी कहते हो, इसको हमको समझना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी को क्या करना है? समझना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर रहे हो ना? विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप याद रखिएगा कि हम तत्वों को या धातुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं ना? और इस निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिस श्रेणी को क्या करते हैं आप? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हो। और जब आप व्यवस्थित करोगे उसके सक्रियता के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं।
किसके अनुसार? सक्रियता के क्रम। जो सबसे सक्रिय है उसको सबसे ऊपर, और जो कम सक्रिय है उसको सबसे नीचे। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम और पोटेशियम होगा। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है ना सबसे ऊपर, और नीचे सिल्वर गोल्ड दिख रहा होगा आपको। नीचे क्या दिख रहा होगा? सिल्वर, Ag और Cu, Au और Ag दिख रहा है ना, सिल्वर गोल्ड दिख रहा है ना। और सिल्वर गोल्ड की अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। और सोडियम पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। देखो बालक, जो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है ना, उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। और जो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। कम है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम अभिक्रियाशीलता के क्रम में धातुओं को क्या करें? व्यवस्थित करें। अभिक्रियाशीलता के क्रम में धातुओं को क्या करें? व्यवस्थित करें। तो आप सबसे ऊपर उन धातुओं को रखते हो जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। और सबसे नीचे उसको रखते हो जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। कैसे पता चलेगा कि किसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, किसकी अभिक्रियाशीलता कम है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे, वो उतना ही क्या है? क्रियाशील है। जैसे लिथियम, जैसे लिथियम। लिथियम कहीं है क्या? आप लोगों के सक्रियता श्रेणी में लिथियम नहीं है। आगे की क्लास में आप अध्ययन करोगे। सोडियम पोटेशियम ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। और इनके तुलना में कॉपर और गोल्ड की सक्रियता क्या है? कम है। वो अधिक अस्थाई है। वो क्या है? अधिक अस्थाई है। तो इस श्रेणी को क्या कहते हो? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हो। अब देखो, आपसे पूछा गया है बालक कि आप बताइए कि मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु क्या होते हैं? एलॉय सुने हो? एलॉय। अच्छा, पीतल देखे हो ना घर पे? पीतल, पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक धातु एक निश्चित अनुपात में मिले और उससे जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हो? मिश्र धातु कहते हो। दो धातु को लें या दो से अधिक धातुओं को लें और उसको हम मिश्रित कर दें, जो प्राप्त होगा उसको क्या कहोगे? मिश्र धातु कहोगे। जैसे पीतल, जैसे क्या है? पीतल। पीतल में क्या होता है? पीतल में क्या होता है? तांबा, तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक। आप बताओ, कॉपर कितना? 70% और जस्ता कितना? 30%। तो एक निश्चित अनुपात में हमने मिलाया है ना पीतल में। तो इस प्रकार से ये क्या तैयार होता है? पीतल तैयार होता है। दो धातु है ना, कॉपर अलग है, जस्ता अलग है। कॉपर को किससे दर्शाते हो? जस्ता को? कॉपर कितना परसेंट? जिंक कितना परसेंट? जो प्राप्त हुआ वो क्या? तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है बालक? मिश्र धातु है। और इस मिश्र धातु के बारे में आप बताओगे कि ये मिश्र धातु तांबा और जस्ता के साथ संबंधित 3 के अनुपात में मिश्रण से प्राप्त होता है। यानी 70% क्या? 30% क्या? जस्ता।
100% की ही बात करते हैं ना। आपसे पूछ दे कि कोई और कॉपर का क्या बताइए, मिश्र धातु बताइए। जर्मन सिल्वर जानते हो आप? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल बोलते हो ना। आप बताओ, आप जर्मन सिल्वर की बात कर रहे हो। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर कितना परसेंट? 50%। जिंक कितना परसेंट? 35%। और निकेल 50 और 35 कितना? 85 ना, तो 15 ही बचा ना, तो कितना परसेंट? 15%। टोटल कितना हो गया? तो आपसे पूछ दिया जाए कि कॉपर के दो मिश्र धातु के नाम बताइए, तो क्या बताओगे? जर्मन सिल्वर और पीतल। ये क्या है? कॉपर के दो मिश्र धातु हैं, ठीक है। अब इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कुछ बचा है जी। वर्जन समझ गए ना, निस्तापन भी समझ गए। फेन प्लवन विधि थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? फेन प्लवन विधि समझ लेते हैं। फेन प्लवन विधि समझ लेते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं फेन प्लवन विधि में। फेन प्लवन विधि में आप जो भी अयस्क लेते हो उस अयस्क को पीस कर जल में डालते हो ना। अयस्क को किस में डालते हैं? पीस कर जल में डालते हैं। और एक विशेष प्रकार का तेल होता है, चीड़ का तेल बोलते हो। क्या बोलते हो? चीड़ का तेल, टर्पेंटाइन आयल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्पेंटाइन आयल। पेंट किए हो कभी? पेंट, यस सर। पेंट में एक आयल मिलाते हैं ना, चीड़ का तेल। क्या कहते हैं? चीड़ का तेल, टर्पेंटाइन आयल कहते हैं। तो जब आप इसमें किसको डाल दो? पीसे हुए अयस्क को डाल दो। किसको डाल दो? पीसे हुए अयस्क को डाल दो। और अयस्क को डालने के बाद एक निश्चित मात्रा में हम क्या प्रवाहित कराएं? वायु प्रवाहित कराएं। और ये जो नलिका है बालक, ये छिद्र युक्त नलिका है। कैसी है? छिद्र युक्त नलिका। तो पानी के अंदर वायु डालते तो बुलबुला ऊपर उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना। तो ये जो धातु है इसमें वो ऊपर की तरफ जो झाग बनता है ना बालक, उस झाग में इकट्ठा होने लगते हैं। जो भी धातु हैं वो ऊपर किस में इकट्ठा होंगे? झाग में इकट्ठा होंगे। और झाग में अगर वो इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। उनको क्या कर लोगे? अलग कर लोगे। और नीचे जो है वो क्या इकट्ठा होंगे? नीचे क्या इकट्ठा होंगे? अशुद्धि, अशुद्धियां। क्यों? क्यों क्यों नीचे अशुद्धियां इकट्ठा होंगी? नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो, जब भी आप इसमें चूर्णित अयस्क को डाले हो ना, पीस कर डाले हो ना बालक, और वायु को क्या कर रहे हो? प्रवाहित करा रहे हो। तो वायु को जब प्रवाहित कराओगे तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? और जब बुलबुले निकलेंगे तो आप बताओगे जो बुलबुले निकलेंगे इससे, वो इसमें फेन उत्पन्न करेंगे ना। और ऊपर किसका तेल है? चीड़ का तेल है ना। उस चीड़ के तेल में क्या फंस जाएंगे? वो अशुद्धियां फंसेंगी कि अयस्क फंसेगा? अशुद्धियां फंसेंगी। और उन अशुद्धियों को हम क्या कर देंगे? उस फेन को अलग करेंगे तो क्या अलग होगा? अशुद्धियां अलग होंगी। और जो अयस्क है वो नीचे क्यों बैठेगा? उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो भारी है ना। क्या है? भारी। जैसे मट्ठा महे हो कभी दही, दही में आप देखते हो कि जो मक्खन है वो ऊपर आ जाता है ना, और बाकी चीजें नीचे, यानी आयली चीजें ऊपर रहती है ना।
क्यों? क्योंकि वो हल्की होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती हैं। तो जो अयस्क है वो क्या है? भारी है ना बालक, वो कैसा है? भारी है। तो कहाँ इकट्ठा होगा? नीचे इकट्ठा होगा। अशुद्धियां नीचे नहीं इकट्ठा होंगी। अशुद्धियां कहाँ नीचे इकट्ठा होती हैं? जहाँ विद्युत विधि होती है ना, वहां एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में अशुद्धियां इकट्ठा होती हैं। यहाँ नीचे क्या इकट्ठा होगा? अयस्क इकट्ठा होगा। और ऊपर क्या इकट्ठा होगा? अशुद्धियां। अशुद्धियां, जिनको हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। और बार बार इसमें क्या प्रवाहित करते रहते हो? वायु प्रवाहित करते रहते हो। तो आप फेन प्लवन विधि में बताओगे कि हम जलीय विलयन में चूर्णित अयस्क को उस डालते हैं और उसमें किस प्रकार का तेल मिलाते हैं? चीड़ का तेल मिलाते हैं। और वायु की निश्चित मात्रा हम प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे अशुद्धियां ऊपर फेन के रूप में, विधि का नाम ही क्या है? फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन। विधि। तो फेन के रूप में ऊपर तैरेंगी ना। अब फेन के रूप में बालक ऊपर तैर रही हैं, तो उन अशुद्धियों को हम क्या करते रहते हैं? हटाते रहते हैं। और इस प्रकार से हमको शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। और बालक कोई प्रश्न है? लगभग खत्म हो गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एमसीक्यू। क्या देखते हैं? एमसीक्यू। पीतल है, धातु, अधातु, धातु, मिश्र धातु। मिश्र धातु है। कापर और तांबा है ना। देखो गधो, कापर तांबा एक ही होता है। तो कापर और तांबा नहीं है, कापर और जस्ता है। ठीक है, याद रखना है। अगर कापर तांबा आ जाए तो नहीं लगा देना है। ठीक है, कापर और क्या है? जस्ता है। कापर कितना परसेंट? 70। और तांबा कितना परसेंट? देखिए, तांबा भी 70 ही होगा ना। कापर जब 70 है तो तांबा भी कितना? 70 ही हुआ ना। जस्ता कितना? 30% होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तांबा को ही कापर कहते हो ना। और जस्ता कितना परसेंट? 30%। और दोनों को मिला दिए तो एलॉय बन गया, मिश्र धातु बन गया ना। तो पीतल ना धातु है, ना अधातु है, ना ही उपधातु है। क्या है? मिश्र धातु है। आपसे पूछा गया है अधातु है। अधातु है, ऑप्शन जरा हमको बताइए। अधातु आपको छांटना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बताओ हमको। पोटेशियम और फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम। आप बताओ पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 2, 8, 8। कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एक निकालेगा ना। तो के पे कितना प्लस? विद्युत धनी धातु होता है कि अधातु? धातु, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आप बताओ एक का परमाणु क्रमांक 2 और 7। तो 7 है, कितना ग्रहण करेगा? एक ग्रहण करेगा ना। तो एक पे क्या? विद्युत ऋणात्मक है। तो धातु या अधातु? अधातु। तो हमको क्या छांटना था? तो फ्लोरीन ही क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई तत्व है। ये बहुत बार पूछा गया है बालक। कोई तत्व है और उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कोई तत्व है बालक, कोई मान लो कि X एलिमेंट है। X क्या है? एलिमेंट है। और इस X एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 7 है। बाहरी कोश में क्या है? 7 है। तो आप बताइए धातु है कि अधातु है? क्यों? हाँ, क्योंकि ये चालाक है। 7 देगा क्या? एक ले लेगा ना। तो एक ग्रहण कर रहा है ना बालक। तो जो ग्रहण करेगा वो ऋणी की धनी? ऋणी। तो ऋणी क्या होते हैं? धातु की अधातु? तो ये क्या होगा? तो चालाक हो गए हो तुम सब।
देखो कहा गया है कि तत्व ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव इतना 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 वोल्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा? देखते हैं। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा 100%, बता दे रहे हैं फिर भी। चलिए बोलिए, ए बी सी डी 4 तत्व है ना, मानक अपचयन विभव दिया है, कितना दिया है? ए का 0.60 माइनस होगा, माइनस 0.60 है कि प्लस है? प्लस है, ठीक है। बी बोलो, माइनस 0.35। सी बोलिए, 50। ठीक है। डी बोलिए, 2.71। मानक अपचयन विभव पूछा जा रहने वाला। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़े हो ना, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और उसमें धनात्मक अपचयन विभव, जो मानक अपचयन विभव होगा, जितना अधिक धनात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी? आप बताओ सबसे कम किसका? ए का कि बी का कि सी का कि डी का? डी का ना, सबसे कम डी का ना। अरे ऋण में जो बड़ा वैल्यू है वो सबसे छोटा है। ऋण में जो सबसे बड़ा वैल्यू है, आपसे कहा जाए कि 10 बड़ा है कि -100 बड़ा है? कौन बड़ा है, 10 की -100? -100। देखो गधा, 10 बड़ा है ना। क्यों 10 बड़ा है बालक? क्योंकि ये धन में है ना, ऋण में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी क्या होती है? छोटी। तो आप गलती मत कीजिएगा। एबीसीडी में से -2.71 है ना, तो इसको टिक करके आ जाना, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? देखो बालक, फफोलेदार तांबे की बात करी जाएगी ना, तो आप याद रखिएगा कि वो बहुत ही सांद्रित तांबा होता है। फफोलेदार तांबा क्या होता है? बहुत ही सांद्रित तांबा होता है। ऑप्शन बताओ क्या है? 1 2 3 4 बोलिए। 98। दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो, फफोलेदार तांबे की बात करोगे ना बालक, तो वो सबसे अधिक सांद्रित धातु प्राप्त होता है उसमें। तो अगर अधिक सांद्रित है तो मात्रा भी अधिक होगी ना, लगभग 100 के आसपास, 98-99 तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में 98-99 के पास कौन है? पहला ही है ना, तो आप 98% लगा के आ जाओगे। किसको लगाओगे? 98% को। नेक्स्ट, फफोलेदार कॉपर है, शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। आप बताओ, अभी हमने बताया ना कि लगभग 98 से 99% क्या है? कॉपर होता है, यानी 100% नहीं है ना, तो शुद्ध कॉपर तो नहीं है। दूसरा है क्या ऑप्शन में? कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क भी नहीं है। तीसरा क्या है? कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। कॉपर जिसमें कितने प्रतिशत अशुद्धियां हैं? 2%। वही क्या है? फफोलेदार कॉपर है। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है ना, मैट में मुख्यतः होता है। देखो, ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का अयस्क होता है। कॉपर सल्फाइड Cu2S और आयरन सल्फाइड Fe2S, इसको ही क्या बोलते हो? मैट बोलते हो। क्या बोलते हो? मैट। ये बिछाने वाला मैट नहीं है बालक, ठीक है। ये क्या है? कॉपर का
अयस्क है, कापर और सल्फर का अयस्क है, और लोहे और सल्फर का अयस्क है, जिसको एक साथ क्या बोलते हो? मैट बोलते हो। नेक्स्ट, एक पूछा गया है वाला कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। क्या पूछा गया है? हमको भी नहीं पता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या पूछा गया है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम Ca होता है ना, और फास्फेट आपको पता है PO4 पे 3 माइनस होता है। ये क्या होता है? फास्फेट होता है। अब आप बताओ बालक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2 8 8 2। आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो कितना दान करेगा? 2 दान करेगा, तो कितना प्लस? 2। और PO4 पे कितना माइनस? 2 के नीचे और 3 के नीचे कितना धन था? 2। कितना लिख दिए? 2। कितना ऋण है? 3। कितना लिख दिए? 3। तो एने वाला और होने वाला, तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। इसी को क्या पढ़ते हो? कैल्शियम फास्फेट पढ़ते हो। समस्या होगी क्या? फास्फेट आ जाए, देखो यहीं से याद रखना, फास्फेट आ जाए तो कितना ऋण? 3। सल्फेट आ जाए तो कितना ऋण? नाइट्रेट आ जाए तो कितना ऋण? इन तीनों के बाहर नहीं पूछा जाएगा रासायनिक सूत्र। फास्फेट आएगा तो कितना ऋण? 3। सल्फेट आएगा तो 2। नाइट्रेट आएगा तो, और जो धातु जोड़ेगा उसका नहीं निकाल लोगे। सोडियम जोड़ दिया, पोटेशियम जोड़ दिया, कैल्शियम जोड़ दिया, निकाल लोगे ना आसानी से? तो सूत्र निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलो भाई। 18 नंबर, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र। ताम्र यानी तांबा, ताम्र यानी तांबा। ताम्र पात्र में जल पीते हो ना, ताम्र पात्र कहते हो। ये तांबा का पात्र है, इसमें जो जल पियोगे उसकी जो खनिज की मात्रा है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या शुद्ध मानते हो ताम्र को, ठीक है? तो कापर का जो अयस्क होगा उसी को क्या कहते हैं? ताम्र ग्लांस कहते हैं, Cu2S। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? ताम्र ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र ग्लांस। नेक्स्ट, खत्म। अब कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी ना, समस्या आने भी नहीं दिया जाएगा। समस्या की इतनी क्षमता किया जाए। अगला अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है वाला? कार्बन एवं उसके यौगिक। चौथा अध्याय रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात कर रहे हो। अब देखो, कार्बन की बात कर रहे हो ना बालक, तो कार्बन का सबसे बड़ा गुण होता है श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण बालक? श्रृंखलन। यानी कार्बन आपस में जुड़ जुड़ कर श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ये श्रृंखलन का गुण है। क्या गुण है? श्रृंखलन का गुण। अब बताओ कितने कार्बन? 4। परम मित्र हाइड्रोजन। कौन होता है परम मित्र? कार्बन का परमाणु क्रमांक 2 और 4। अष्टक पूरा करने के लिए तो आबंध कितना बनाता है? 4। किसी भी स्थिति में कार्बन कितना बंध बनाएगा? 4। तो आप बताओ, 1 बनाया है ना तो H3 जोड़ दें, 2 बनाया है तो H2 जोड़ दें, H2 और H3। तो ये कार्बन की श्रृंखला हो गई ना। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी, तो आप 4 बताओगे। कार्बन का सबसे मुख्य गुण क्या? कार्बन कितना आबंध बनाएगा? 4।
और सबसे महत्वपूर्ण गुण है बालक कार्बन का श्रृंखलन का गुण। क्या है? जैसे आप मानव श्रृंखला तैयार करते हो ना, कार्बन कार्बनिक श्रृंखला तैयार करता है आपस में जुड़कर, ठीक है। और कार्बन की ही बात कर रहे हैं और उसके यौगिक की बात कर रहे हैं। कार्बन का परम मित्र कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिल गया तो हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 3। एल्केन, एल्कीन, क्या बोलते हो? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही बोलते हो ना। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन। यानी 2 जोड़े हो ना, तो 2 घटा दीजिए और 2 घटा दीजिए। CnH2n में से 2 घटाओगे तो CnH2n ही बचेगा ना, और फिर 2 घटाओगे तो -2 बचेगा। पहले में 2 जोड़ दो, फिर 2 घटा दो, फिर 2 घटा दो, एल्केन, एल्कीन। और ये पक्का आएगा, इसमें से एक सूत्र MCQ में आएगा, ठीक है। चाहे एल्केन का पूछा जाए, चाहे एल्कीन का पूछा जाए, चाहे एल्काइन का पूछा जाए, ये एक ऑप्शन में रहेगा। फिक्स क्वेश्चन है, नोट कर लो। चाहे आपसे एल्केन पूछा जाए, चाहे एल्कीन पूछा जाए, चाहे एल्काइन पूछा जाए। दूसरा फिक्स क्वेश्चन MCQ का सजातीय श्रेणी से प्रश्न आएगा। किससे? सजातीय श्रेणी से। अब जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद हो गया ना। CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन और CnH2n- एल्काइन। पंडित से क्या होता है? हाँ, तो ऐसे ही एल्काइन है, ठीक है। अब देखो, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया बालक। कितने ऑप्शन? एक का CH2OH, एक का C2H6, एक का CH3CHO और एक का CH3CH2OH। आपसे कहा इसमें सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। क्या कहा? सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। 100 यानी समान, जो समान जाति का है। तो ये एल्कोहल है कि नहीं है? एल्कोहल है ना। ये एल्केन है, क्या है? एल्केन है। ये एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड है। और ये क्या है? एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल। ये किस श्रेणी के हैं? सजातीय श्रेणी के हैं ना, दोनों समान श्रेणी के हैं ना। तो समान जात, जो जिसका जात क्या हो? समान हो, तो उसको क्या कह दोगे? सजातीय श्रेणी। इसमें भी क्या है? OH। इसमें भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, आपसे कार्बनिक यौगिक में प्रश्न पूछा गया है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, क्या होगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र बताओ तुरंत। -2 होगा ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र +2 और एल्कीन का CnH2n। कार्बन परमाणु की संयोजकता रचना है क्या? अब देखो, हमने एल्केन देखा ना वाला, क्या देखा? और एल्काइन। तो जो एल्केन है वो उसको कैसा हाइड्रोकार्बन कहते हो?
संतृप्त कहते हो। कैसा कहते हो? संतृप्त। और एल्कीन एल्काइन को क्या कहते हो? असंतृप्त कहते हो। कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध हो तो क्या? कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध हो तो क्या? और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध हो तो क्या? कार्बन किसी भी स्थिति में कितना आबंध? कितना बनाया है? एक। और कितना बनाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 2 बनाया है। 1 और 1 2, 1 और 1 3 और 1 3 और 1 4। तो एक प्रश्न देखो पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। प्रश्न संख्या 8। जरा ऑप्शन हमको बोलिए। एल्काइन छाटना है ना बालक, क्या बताना है? एल्काइन। पहला ऑप्शन बोलो। C3H8, ठीक है। दूसरा C4H10, C4H10। तीसरा C3H6, C3H6। चौथा C3H4। C3H4। अब देखो एल्काइन का सूत्र आप बताते हो CnH2n-2, यही बताते हो ना बालक। तो जो सबसे कम हाइड्रोजन वाला है उससे शुरू करते हैं, ठीक है। C3H4 है ना, आप बताओ C का संख्या यानी N का संख्या कितना? 3। तो 3 दूना 6, 6 माइनस तो C3H6 में से 2 घटेगा, घटाओगे कितना? तो C3H4 क्या हो गया? एल्काइन हो गया। तो एल्काइन पूछ दिया जाए तो सबसे कम हाइड्रोजन वाले को पहले चेक कर लेना, ठीक है। इस सूत्र पे रख लेना N की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा? चाहे एल्केन पूछा जाए, चाहे एल्कीन पूछा जाए, चाहे एल्काइन पूछा जाए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आपसे बहुत सारे IUPAC नेम पूछे गए हैं। अभी चूंकि उसको नहीं बता रहे हैं हम, IUPAC अभी डिस्कस करेंगे फिर उसको बताएंगे, ठीक है। देखो आपसे पूछा गया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? क्या पूछा गया है? प्रोपेन का आणविक सूत्र दिया हुआ है आपको C3H8। आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ इसमें उप सहसंयोजन आबंध कितने हैं? अरे सॉरी, सहसंयोजन आबंध कितने हैं? तो प्रोपेन पूछा गया है ना, 1 2 3। कितने कार्बन? हाइड्रोजन कितने? 8। हमको मालूम नहीं पता है कि कितने हाइड्रोजन। प्रोपेन कहा गया है ना, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा आबंध? तभी प्रोपेन होगा। एक कार्बन कितना आबंध? 4। तो 1 बनाया है और कितना बनाएगा? ये भी, ये 3 और 3 6 और 6 और 2 आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सहसंयोजक आबंध? कितने सहसंयोजक आबंध वाला? 10 सहसंयोजक आबंध इसमें होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और जो एकल आबंध होते हैं वो सिग्मा होते हैं। कैसे होते हैं? सिग्मा। जो द्विआबंध होते हैं 1 सिग्मा और 1, जो त्रिआबंध होते हैं 1 सिग्मा और 2। यानी आपसे कभी सिग्मा आबंध भी पूछा जाए तो आप इसमें कितने सिग्मा आबंध बनाओगे? 10 सिग्मा आबंध। कितने सिग्मा आबंध? पाई कितना? 0। पाई कितने हैं? 0 है। आप एकल आबंध होगा तो सभी क्या? सिग्मा। द्विआबंध होगा तो 1 सिग्मा, और त्रिआबंध होगा तो भी सिग्मा कितना? 1 ही होता है। जैसे आप देखो एथ है ना, एन, ये एथेन है ना वाला,
आप बताओ कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गए? सिग्मा बंद हो गए। अब एथेन ना होके एथीन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कितने सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा और एक क्या? पाई। और आपसे एथाइन पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? एथाइन। आप बताओ कितने सिग्मा? 2 सिग्मा और सॉरी 3 सिग्मा है ना, 1 2 3 सिग्मा है और पाई कितने हैं? 2 पाई है। 2 क्या है? पाई है। तो सिग्मा पाई अगर पूछ दिया जाए तो ही बता दोगे ना। एकल आबंध में केवल सिग्मा, द्विआबंध में 1 सिग्मा, त्रिआबंध में भी 1 सिग्मा और बाकी जो बचा वो पाई।